हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू एनएम पर। हम देखने वाले हैं दरोगा का दूसरा सेट। इससे पहले हम पहला सेट देख चुके हैं पीटी का भी, और एक सेट हम मेंस का भी देख चुके हैं। अगर अभी तक भी आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर दरोगा का आप बनना चाहते हैं तो निश्चित है कि आपको सेट प्रैक्टिस तो करना ही होगा मेरे दोस्त, क्योंकि दरोगा का तैयारी करने वाले जो भी होते हैं सभी का तैयारी मिला जुला करके ठीक ही रहता है। जो जितना अधिक सेट प्रैक्टिस करता है उसका उतना बेहतर रिजल्ट आता है। जो सेट प्रैक्टिस कम करता है उसका रिजल्ट ही जल्दी नहीं बन पाता है। इसलिए आप अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करें। और हाँ, अगर आप सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। डेली वहाँ सेट प्रैक्टिस होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1 में है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है बच्चों के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध और जनजातियों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। अगला है, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो बीमा जो है वो संघ सूची में है, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची में है। कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो विधायी नियंत्रण के अंतर्गत शून्यकाल नहीं आता है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्रकलन समिति में जो है सभी के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? इसमें सभी सही है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही बात है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही बात है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सही उत्तर जो है इसमें 1, 3, 4 है। तो इसका एक में देखेंगे, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, सही बात है। ये भी शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, ये तो गलत बात है। शपथ वाला जो है 2री अनुसूची में ही है। उसके बाद है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष या प्रतिज्ञान करेगा, सही बात है। अगला है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। शपथ या प्रतिज्ञान की जो भी प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में दी गई है। इस बात को आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगला हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो 2003 में जो है संथाली को जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में, याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए अब अगला हम बात करेंगे। क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? ये जो है अनुच्छेद 51 के क में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1973 में। ये जो है बाघ प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या को देखते हुए शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? आरक्षित क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का मिशन में शामिल नहीं है? तो इसमें जो है नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। नाभिकीय शक्ति भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, याद रखिएगा।
लेकिन भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन में कार्य में कुल 8 मिशन है। भारत में जो है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मिशन में 8 गो मिशन है, उसको आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पहला मिशन है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा है सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन, पांचवा है हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, छठा है एक हरित भवन के लिए राष्ट्रीय मिशन, सातवां है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और आठवां है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। चलिए अगला प्रश्न है टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक वंदना शिवा है। वंदना शिवा है। यह पुस्तक जो है 2000 में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। अगला है कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें सिर्फ जो है हिरन है, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन ही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी 6 गो है, याद रखिएगा 6 गो राष्ट्रीय पार्टी है। अगर हम 6 का बात कर लें तो इस प्रकार से हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये तो सबको पता है। तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, ये भी याद रखना है आपको। चौथा आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी का पार्टी। पांचवा है नेशनल पीपुल्स पार्टी और छठा है सीपीआईएम। चलिए अगला हम देखेंगे भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो कोल्लम जो है केरल में है। संविधान साक्षर जिला कोल्लम है, ये केरल में है। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन जो है उनके रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में हुआ है, जो भी बिल पास हुआ है लेकिन फिर से उस पर वोटिंग होगा। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में, इसका आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये 23 का करंट है, इसको आपको छोड़ के चलना है, इसे भी आपको छोड़ के चलना है। कुछ 23 वाला करंट है जिसे हम छोड़ दे रहे हैं। अगला है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? 3D प्रिंटेड रॉकेट है टेरॉन 1। 3D प्रिंटेड है टेरॉन 1 रॉकेट है। यह रॉकेट 110 फीट लंबा है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन है? तो भारत में सबसे पहले 5G सेवा याद रखिएगा एयरटेल लॉन्च किया था। भूल में मत रखिएगा कि रिलायंस जियो लॉन्च किया था, पहले एयरटेल लॉन्च किया था। अगला है बाघ गन्ना रिपोर्ट 2022 के अनुसार, इसको भी छोड़ के चलना है। चलिए जो 23 और 22 का करंट है उसे हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए ये याद रखना है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अगला है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन वाराणसी में किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है? तो ये सिंगापुर के मध्य किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र का अभ्यास का आयोजन, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य एक अभ्यास है। चलिए अगला प्रश्न है बिहार जाति आधारित, चलिए ये भी 2022 का करंट है, इसको नहीं देखना है। हाल ही में लंपी प्रोवेक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला है भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना % मत प्राप्त हुआ था? तो द्रौपदी मुर्मू को जो है
64.03% मत प्राप्त हुआ था। 64.03% मत द्रौपदी मुर्मू जी को प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक रखा भारत सरकार की टीबी मुक्त कर देंगे हम देश को। ये बात आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये पूछ भी सकता है। चलिए अगला है प्रश्न, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तरुण पिथोड़े। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक है तरुण पिथोड़े। वहीं अगर हम बात करें तो बागी बलिया पुस्तक के लेखक है सत्यव्यास। पागल खाना पुस्तक के लेखक है ज्ञान चतुर्वेदी। और सूर्यवंशम पुस्तक के लेखक है शिव शंकरी। सूर्यवंशम के शिव शंकरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका अभी निर्धारित नहीं है या इस ऑप्शन के अनुसार नहीं है, लेकिन इसका आयोजन अपने भारत में होगा। निर्धारित है लेकिन ऑप्शन में नहीं था। विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 जो है वो भारत में होगा, याद रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भंडारी समिति के सिफारिश पर की गई थी, याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी, जबकि एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण सेवा कर है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए करदाता पर लगाया जाने वाला एक कर है, याद रखना है। इसके निम्न उदाहरण है, सेवा कर का जो है अप्रत्यक्ष कर का निम्न उदाहरण है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क, बिक्री कर, जीएसटी ये अप्रत्यक्ष कर है। अगला है, छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया? तो चलैया समिति ने किया। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो फीसर ने। नकदी लेन देन सिद्धांत फीसर ने दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कृषि को उद्योग दर्जा देने वाला पहला राज्य बना? महाराष्ट्र। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया महाराष्ट्र। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे हैं? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे हैं। किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। देवपारा अभिलेख का संबंध किससे है? विजयसेन से। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर की उपज का कितना भाग था? तो 1/2 भाग। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व का दर का उपज 1/2 भाग था। याद रखिएगा, इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि लिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए सानी का उपाधि लिया था। और दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी दैवी अधिकार को चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय के लिए इसने मल्लिक काफूर को भेजा था, ये भी याद रखना आपको। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखा था। चलिए, किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो बुक्का प्रथम। अगला है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1676 में पुनः लागू किया था। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य का क्रम है? तो सहायक संधि स्वीकार किया था हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार और झारखंड से। पहाया विद्रोह, पहाया मतलब पहाड़िया विद्रोह, बिहार और झारखंड में हुआ था।
अगला है 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? कर्नल नील। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? मेरी कहानी नहीं लिखी गई है, बाद बाकी यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज लिखी गई है। मेरी कहानी पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 41वां अधिवेशन में, जो 1925 में कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। प्रथम भारतीय महिला थी। भारतीय महिला की बात करें तब, जबकि अगर सर्वप्रथम महिला पूछ दे तो 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। ये बात भी आपको याद रखना। अगर सर्वप्रथम महिला पूछ दे कांग्रेस की अध्यक्ष तो एनी बेसेंट 1917, लेकिन भारतीय महिला पूछ दे तो 1925 में सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा है फ्रांसीसी क्रांति का। कहाँ का? फ्रांसीसी क्रांति का। अगला प्रश्न है, किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है? तो बल और भार की इकाई जो है वो समान है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। कौन सा सही समीकरण को दर्शाता है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न है, बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरल उत्पन्न होता है? तो हवा के दबाव के कारण। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए धनात्मक। कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है। ये सही है, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, सही बात है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये भी सही बात है। अगला प्रश्न है, धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये है तन्यता। धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता तन्यता कहलाती है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया के प्रयोग किया जाता है? तो विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षारीय विलयन नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? सिरका, जिसको हम अम्ल कहते हैं, वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तत्वों F, Cl, Br, I और At को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? इसको हाइलोजन कहते हैं, यानी वर्ग 7A वाला तत्व कहते हैं हाइलोजन। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस क्रिया से होता है? तो अमोनिया का निर्माण हेबर प्रक्रिया से होता है। माइकोलॉजी का अध्ययन है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? कोशिका में जल सबसे अधिक पाया जाता है। पौधा में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कालेनकाइमा। पौधा में लचीलापन कालेनकाइमा द्वारा होता है। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र की कौन सी समूह होता है? तो XY। मनुष्य में पुरुषों की कौन गुणसूत्र होती है? XY। अमीबा में कैसा प्रजनन होता है? अमीबा में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। अमीबा में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। कौन सा परिसरण तंत्र का अंग नहीं है? तो बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। किन पौधे के जड़, तना और पत्तियां विभेदित नहीं किया जा सकता है? स्पाइरोगाइरा का। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर जो है ये गोवा में है। दूध सागर गोवा में है। बरकाना कहाँ है? बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। दुदुमा जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा में है। किलियूर जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में है। किलियूर तमिलनाडु में है। अगला है,
माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। कहाँ अवस्थित है? ये ग्रेट निकोबार में है। माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। यह ग्रेट निकोबार में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भौगोलिक लक्षण और भौगोलिक प्रक्रिया के प्रकार। सर्क का प्रकार है हिमनद के अपर्दनी लक्षण। यारडांग का प्रकार है वायु के अपर्दनी लक्षण। बरखान का प्रकार है वायु के निक्षेपण लक्षण। और ड्रमलिन है हिमनद के निक्षेपण लक्षण। अगला है प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात की विशेषता स्वच्छ आसमान। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक पंचनद से सम्मिलित नहीं है? सिंधु। पंचनद से सम्मिलित नहीं है सिंधु। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? मलज खंड। लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है मलज खंड। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो ये मिजोरम की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। कौन सा कथन सत्य है? तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जमशेद जी ईरानी। स्टील मैन ऑफ इंडिया याद रखिएगा, जमशेद जी टाटा नहीं, जमशेद जी ईरानी है। ये बात को आप बहुत बेहतर से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अधिकतर गलती कर सकते हैं। जमशेद जी टाटा दे देंगे, लेकिन जमशेद जी ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला प्रश्न है किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। बाद बाकी कोल इंडिया, पावर फाइनेंस और गेल इंडिया को महारत्न कंपनी का दर्जा है। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? एम पॉक्स। मंकी पॉक्स को एम पॉक्स। दलखई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। दलखई नृत्य है उड़ीसा का। इस पे कुछ और प्रश्न है। चिरवा नृत्य है मिजोरम का। रौफ जम्मू कश्मीर का। कथकली केरल का। यक्षगान कर्नाटक का। करगा कर्नाटक का। करगम तमिलनाडु का। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? फ्रांस से। अगला प्रश्न है, ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें हम देखेंगे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आसान सवाल है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 14 पंच 70 और 14 5 19, 70 और 19 हो गया 89, 8 7 56 और 8 7 15, 56 15 हो गया 71। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 9 99, 11 9 20 हो जाएगा 99 20 119, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी 9 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है। तो ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, 12 18 6, यानी 12 + 18 + 6, 12 18 हो गया 30 और 6 36 हो गया। इसमें देखिए 36 कौन सा जोड़ करके पूर जाएगा? तो 16 12 28 8 36, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है ये जो है मैथ का प्रश्न है, गणित का है। इसमें कहता है 9000 की 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि वार्षिक देय हो? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 9000 हो गया, ठीक है, इंटू, यानी इसका होता है P × 1 + R बट्टा में 100 होता है फार्मूला। तो 1 + R कितना है 10% बट्टा में 100, इसका हम 2 वर्ष का निकाल लेंगे, फिर गुने कर देंगे 1 + 10 गुने 4 माह का मतलब हो गया 4 बट्टा में 12, यानी 1/3, तो 1/3 हो गया। अब बट्टा में हो गया कितना, इसमें भी हो गया 100। अगर इसको आप हल कर दीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए इसको हम हल ही कर दे रहे हैं। तो इसको हम हल करेंगे, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 9000 गुने, जब हम 1+r मतलब 1+10/100 का स्क्वायर था, तो उसको हल करते हैं तो 100 110/100 यानी 11/10 हो गया। उसका स्क्वायर था क्योंकि 2 वर्ष था, तो 11/10। अगर हम इसको हल कर देते हैं 1+10 गुने 1/3/100 को, तो इसको हल करेंगे तो पाएंगे कि 31/30 होगा। तो इसको हम अगर सबको हम काटते हैं, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 तिया 9 हो गया। अब हम गुना कर लेंगे 3 गुने 11 गुने 11 गुने 31, तो ये आ जाएगा 11,253, 11,253 आ जाएगा। अब 11,253 को क्या करेंगे, इसमें करा जबकि ब्याज क्या हो जाएगा, तो ब्याज हम निकालेंगे, तो 11,253 यानी 11,253 यानी 2,253 हो गया। ठीक है, क्योंकि 9,000 और 2,011 हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न है, नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर घंटा है। एक नाव 36 किलोमीटर घंटा की जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, तो शांत पानी में नाव की गति क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, 36 किलोमीटर जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आसान सवाल है, आपको क्या करना है, 36 किलोमीटर दे देना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करना है, 36 बट्टा में नाव का जो है मान लेंगे कि मानक स्थिर पानी में नाव की गति x किलोमीटर घंटा है, तब हम कर देंगे वो x+3। फिर क्या है, वहाँ से फिर आती भी है, तो 36 बट्टा में एक बार हम x-3 मान लेंगे क्योंकि स्थिर पानी में, और बेग फिर अब बराबर में कितना है, 9 घंटे में जाती है और आती है। तो अब इसको अगर हम हल करेंगे, तो आप हल अगर कीजिएगा ना, तो वैसे 9 अगर कॉमन 4 कॉमन ले लेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो अंत में जो है आपको बीजगणितीय मान आ जाएगा। तो x बराबर अंत में आपको 9 और -1 आएगा, तो जो प्लस में आंसर हमें वो लेना है। तो अतः स्थिर पानी में इसका आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। प्रश्न 100 में है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालें। तो इसका तो आप त्रिभुज काउंट कर लीजिएगा, तो इसका 32 आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्ति करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला वीडियो में अतः उम्मीद है कि सब प्रश्न का व्याख्या सहित दिया रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।